हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखा दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने देखा कि शुरू में कुछ भी नहीं था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, फिर कैसे हाइड्रोजन ने कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन अमोनिया वाटर फॉर्म किया, फिर कैसे ओशंस बन गए, ओशंस को हम लोग हॉट डाइल्यूट सूप बोलते हैं, फिर उसमें पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, और फिर उससे बन गया प्रिमिटिव सेल, और फिर उस सेल से कुछ ऑटोट्रोपिक सेल बन गए, कुछ हेट्रोट्रोपिक। पहला तो हेट्रोट्रोपिक था, फिर उससे कुछ ऑटोट्रोपिक बन गए, हेट्रोट्रोपिक। फिर ये सेल्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट होके कुछ प्लांट्स बन गए, कुछ एनिमल्स बन गए। ओके, अब वहां से हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे? ओके, जो प्लांट्स हम लोगों को आज हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में दिखते हैं, जो एनिमल्स हम लोगों को दिखते हैं, ओके, तो इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, उसका बेस क्या होगा, वो हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो एविडेंस है दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा है? मॉर्फोलॉजिकल। ओके, सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में अगर आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, और हम लोग ये चीज ऑब्जर्व भी करते हैं कि दोस्तों कुछ एक 5 या 10 एनिमल्स ले लो, ओके, और उस एनिमल्स में उनका पोजीशन ऑफ आईज ये ऑब्जर्व करो, राइट। पोजीशन ऑफ नॉस्ट्रिल्स यानी नोज, इसको ऑब्जर्व करो। प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, राइट। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, अगर इनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ओके, तो सारे एनिमल्स में हम लोगों को कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिखती है। समझ में आ रहा है आपको कि पोजीशन ऑफ आईज, सारे एनिमल्स ले लो, आईज का पोजीशन सेम रहेगा, मैकेनिज्म सेम रहेगा, दिखने में वो आईज सेम रहेंगे। सिमिलर वे अगर आप नॉस्ट्रिल्स का देखते हो तो अगेन सेम। ईयर पिंडा देखो, साइज शेप में थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म पोजीशन ये सारी चीजें कैसे होती है दोस्तों, एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है हम लोगों को, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उसमें से कुछ एग्जांपल हम लोगों ने यहां पे लिखे हैं कि दीज आर द कैरेक्टर्स which shows that there must be a common ancestry. There must be a common ancestry. Okay, so what this shows, these characters, these morphological characters shows there must be a common ancestor. तो ये सारे एनिमल्स कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए होंगे। मे बी इनका डायमेंशन अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगी, बिहेवियर अलग होगा, हैबिट अलग होगा, हैबिटेट अलग होगा, लेकिन ये कभी ना कभी एक कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप होना शुरू हुए होंगे। ये हम लोगों को किससे पता चलता है? ये कैरेक्टर्स अगर आप लोग एनिमल्स में ऑब्जर्व करते हो। ओके, सिमिलर वे अगर हम लोग प्लांट्स में ऑब्जर्व करेंगे तो दोस्तों लीव्स, राइट, उसके बाद फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनको अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो अगेन आपको सिमिलरिटी दिखेगी। नो डाउट देयर आर सम डिफरेंसेस, एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, उसमें डिफरेंसेस है, लेकिन मैकेनिज्म तो सेम ही है ना दोस्तों। मैकेनिज्म कैसा है? सेम ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? These are the morphological characters which shows there must be a common ancestor. इससे हम लोगों को क्या पता चलता है दोस्तों कि कुछ ना कुछ कॉमन एंसेस्टर्स
इनमें प्रेजेंट होंगे और उसी से ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप हुए होंगे। समझ में आ रहा है आपको? सो दीज आर कॉल्ड एज मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस की। ओके, सो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों। ओके, जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन हैंड। ओके, नेक्स्ट दिया है कैट्स फोर लेग। उसके बाद दिया है पेटाजियम ऑफ बैट। और फिर दिया हुआ है फ्लीपर्स ऑफ व्हेल। ओके, तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, सो व्हाट, ये ह्यूमन हैंड जो है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर वर्किंग। कुछ काम करने के लिए हम लोग हाथों को यूज करते हैं। कैट्स फोर लेग, इट इज यूज फॉर वॉकिंग, ये चलने के लिए मदद करता है दोस्तों। पेटाजियम ऑफ बैट, दिस इज यूज फॉर फ्लाइंग, ये फ्लाइंग के लिए यूज होता है, उड़ने के लिए। एंड फ्लीपर्स ऑफ व्हेल, दिस आर यूज फॉर स्विमिंग। अगर आप लोग, मैं अगर आपको यानी ह्यूमन, कैट, बैट और व्हेल, ये चारों को अगर आप लोग इमेजिन करो, ओके, आपके आंखों के सामने ये एनिमल्स को लेके आओ। एक साइड पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ओके, दूसरे साइड पे एक बिल्ली खड़ी हुई है, एक तरफ बैट है और एक तरफ व्हेल है। क्या ये चारों को देख के हम लोगों को कहीं से भी तो ऐसे लगेगा क्या दोस्तों कि ये कभी एक है, या इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी? ऐसे लगेगा क्या आपको? नहीं, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार ये चार तो इतने डिफरेंट एनिमल है, ह्यूमन, कैट, बैट और व्हेल, बहुत अलग अलग। एक काम करता है, एक चलता है, एक हाथ का यूज करके, मतलब ह्यूमन हैंड इज यूज फॉर वर्किंग, कैट्स फोर लेग इज यूज फॉर वॉकिंग, पेटाजियम ऑफ बैट इज फॉर फ्लाइंग, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल इज फॉर स्विमिंग। ये सारे तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप इनके बोन की अरेंजमेंट देखते हो, ओके, राइट, सो bone arrangement and number of bones, इसको अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो देयर इज सिमिलरिटी। थोड़ा साइड शेप में डिफरेंस होगा। फ्लिपर ऑफ व्हेल बहुत बड़े होते हैं, पेटाजियम ऑफ बैट बहुत छोटे होते हैं, कैट्स फोर लेग थोड़ा पेटाजियम से बड़ा है, ह्यूमन हैंड उससे भी बड़ा है, और व्हेल का तो पूछो ही मत, वो बहुत, मतलब उनका जो बोन्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ओके, तो अगर हम लोग बोन अरेंजमेंट और नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं, साइज को छोड़ दो, इनकी अगर बात करते हैं तो देयर इज सिमिलरिटी, देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, एक काम के लिए, एक चलने के लिए, एक उड़ने के लिए और एक स्विमिंग के लिए, राइट? Their functions are different, but structurally they are similar. समझ में आ रहा है? Functionally, these organs are different, but structurally there is similarity. वहां पे क्या है दोस्तों? सिमिलरिटी है। फंक्शनली वो डिफरेंट है, बट स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर, एंड दिस शोज
there must be a common ancestor. There must be a common ancestor. समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? There must be common ancestor. So this is for anatomical evidences. This is for morphological evidences. समझ में आ रहा है? So morphology में external जो characters होते हैं, okay, those characters which are external, okay, हम लोगों को दिख सकते हैं, okay, तो उसको हम लोग बोलते हैं morphological characters. तो ऐसे भी ये भी characters है, ये भी ऐसे कि जो हम लोगों को बताते हैं कि there must be common ancestry, okay. Anatomical यहाँ पे external character है क्या? नहीं, these are internal characters, okay. Structure of bone, ओके, नंबर ऑफ बोन्स, ये इंटरनल कैरेक्टर है दोस्तों. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल एविडेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल एविडेंस. इसमें एग्जांपल क्या क्या दिए आपको? ह्यूमन हैंड, कैट्स फोरलेग, पेटाचियम ऑफ बैट, फ्लिपर्स ऑफ वेल. ह्यूमन हैंड किसके लिए यूज होता है? फॉर वर्किंग. कैट्स फोरलेग वॉकिंग, पेटाचियम ऑफ बैट फ्लाइंग, फ्लिपर्स ऑफ वेल स्विमिंग. फंक्शनली दीज ऑर्गन्स आर डिफरेंट. फंक्शनली कैसे दोस्तों? ये डिफरेंट है, बट स्ट्रक्चरली देयर इज सिमिलरिटी. स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर. समझ में आ रहा है आपको? राइट. सो दीज आर टू एविडेंसेस. ओके, ये दो हो गए. अच्छे से याद रखो. पहला क्या देखा हम लोगों ने? मॉर्फोलॉजिकल. दूसरा एनाटॉमिकल. ओके, now third, vestigial organs. Okay, so what are vestigial organs? These are underdeveloped or degenerated ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप और डीजेनरेटेड ऑर्गन्स. ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या याद रखनी है? दे आर अनडेवलप्ड और नॉन फंक्शनल इन सम ऑर्गेनिजम्स, while in others they are functional. ओके, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो नॉन फंक्शनल है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो फंक्शनल है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो हम लोगों को दिखते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों को वो नहीं दिखेंगे. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अभी इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम लोग. अपेंडिक्स, ओके, विजडम टीथ, ओके, ईयर मसल्स, टेलबोन, इसको हम लोग कॉकिक्स भी बोलते हैं. अब देखो, अपेंडिक्स की बात करते हैं. इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. ओके, तो अपेंडिक्स जो लोगों में, जो पेशेंट में होता है, तो उनके पेट में बहुत दर्द होता है. सो व्हाट एग्जैक्टली अपेंडिक्स इज? जैसे ये इंटेस्टाइन है दोस्तों, तो ये इंटेस्टाइन में एक छोटा सा ग्रोथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स. तो दिस अपेंडिक्स इज द होम फॉर मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये अपेंडिक्स जो है दोस्तों, ये बहुत सारे माइक्रोब्स के लिए रहने की जगह थी. ओके, तो शुरू में जब हम लोग, जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे थे, तो हम लोग कुक फूड नहीं लेते थे, है ना. आजकल हम लोग क्या करते हैं? हर चीज को कुक करते हैं और फिर ही खाएंगे. ओके, जो कच्चा होता है वैसे हम लोग नहीं खाते, रॉ नहीं खाते कभी, उसको कुक करेंगे और फिर खाएंगे. तो पहले तो ये फैसिलिटी नहीं था, तो उस टाइम पे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी. और
ये डाइजेशन में मदद करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे माइक्रोब्स की जरूरत थी, और उस टाइम पे ये अपेंडिक्स हम लोगों को मदद करता था। यानी आज भी जो एनिमल्स रॉ फूड लेते हैं, ओके, उनमें अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, राइट। हम लोग कुक फूड लेते हैं, इसलिए अभी हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। अब उसकी जरूरत नहीं है तो वो चला जाएगा। अब वो एक दिन में तो नहीं जाने वाला, वो धीरे 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 जा रहा है। तो मैक्सिमम लोगों में अपेंडिक्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कुछ लोगों में ये दिखता है। यानी ये कंप्लीटली डिजेनरेट नहीं हुआ है, अब तक ये कंप्लीट नहीं गया है, थोड़ा बाकी है अभी। तो इसलिए कुछ लोगों में वो दिख जाता है, कुछ लोगों में नहीं दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इट इज नॉन फंक्शनल इन सम। हमारे में ये कैसा है? नॉन फंक्शनल है। बट मंकीज में कैसा है दोस्तों? इट इज फंक्शनल। रुमिनेंट में कैसा है? फंक्शनल है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ओके, जिनकी हम लोगों को आज जरूरत नहीं है, लेकिन कभी हम लोग इसको यूज किया करते थे। समझ में आ रहा है? ये ऑर्गन्स को हम लोग कभी यूज किया करते थे, आज उसकी जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा फूड और हैबिट दोनों चेंज हो गए। हमारा फूड हैबिट क्या हो गया दोस्तों? चेंज हो गया, इसलिए अभी हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। सिमिलर में विजडम टीथ, जो हम लोगों के जो एंसेस्टर है पुराने, अगर उनका हम लोग ये जॉ बोलते हैं इसको, राइट, ये जॉ अगर देखते तो वो ऐसे लंबा था, तो यहाँ पे टीथ के लिए बहुत ज्यादा जगह थी, ओके। तो उस टाइम पे हमारे में विजडम टीथ प्रेजेंट थे। अब क्या हो गया? दिस जॉ गेट शॉर्टन, ये क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे कम जगह है, तो विजडम टीथ नहीं है। समझ में आ रहा है? ईयर मसल्स, अभी हमारे कान हिलेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन एनिमल्स के देखो, एनिमल्स को हर जगह पे ध्यान रखना होता है, राइट। इसलिए उनके जो ईयर मसल्स के हिसाब से वो कान को हिला सकते हैं और वो अंदाजा ले सकते हैं कि कहीं पे कोई है क्या। समझ में आ रहा है? तो ईयर मसल्स नॉन फंक्शनल इन ह्यूमंस, अभी हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, बट दे आर फंक्शनल इन अदर एनिमल्स, क्योंकि उनको जंगल में रहना है, उनको देखना है कहीं से कुछ हो रहा है क्या प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट, टेल बोन, ये तो हमारा फेवरेट एग्जांपल है, ओके। कभी हमारे पास टेल थी, आज वो नहीं है। टेल नहीं है दोस्तों, लेकिन उसका बोन आज भी प्रेजेंट है। माकड़ हाड म्हणतो आपण त्याला, राइट। सो ये बोन आज भी हमारे में प्रेजेंट है। टेल है क्या? नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ टेल बोन। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। दीज आर द अनडेवलप्ड और डीजेनरेटेड ऑर्गन, अनडेवलप्ड और डीजेनरेटेड ऑर्गन्स, ओके। सो इसमें क्या क्या एग्जांपल है दोस्तों? अपेंडिक्स है, विजडम टीथ, ईयर मसल्स, टेल बोन, ओके। तो इनके एग्जांपल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ, कनेक्टिंग लिंक। ओके, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है दोस्तों? कि ऐसे एनिमल्स जो दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर्स दिखाते हैं। एनिमल्स विच शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू वेरी डिफरेंट ग्रुप्स, यानी ये जो दो ग्रुप बने हुए हैं वो कभी एक ही थे। और ये जो कनेक्टिंग लिंक है, ये उसका एग्जाम्पल है, ये बता रहा है हम लोगों को, ये एविडेंस दे रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म इसी से बने हुए हैं, ओके। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पेरीपेटस। अब पेरीपेटस में देखो, ये एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा, ये जो दो एनिमल्स के ग्रुप है, आप लोग एनिमल क्लासिफिकेशन में सीखोगे, ये अलग अलग फाइलम होता है, तो ये दो अलग अलग फाइलम है, एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। ये वेरी डिफरेंट ग्रुप्स, दीज आर वेरी डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। सो व्हाट
विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिडा? सेगमेंटेड बॉडी है, तो पेरिपेटस की बॉडी सेगमेंटेड है दोस्तों, राइट? क्यूटिकल इज प्रेजेंट। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो ये ऐसे सेगमेंटेड बॉडी है, थीन क्यूटिकल इज प्रेजेंट, एक लेयर प्रेजेंट होता है, ओके। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेलिडा विच आर प्रेजेंट इन पेरिपेटस। तो पेरिपेटस को ऊपर से देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे यार ये एनेलिडा ग्रुप का है, लेकिन इंटरनली उसका अगर हम लोग सर्कुलेशन अगर देखेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक तो ऑर्थोपोडा का है। यानी पेरिपेटस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनेलिडा के हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्थोपोडा के हैं। तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आपको डक बिल प्लेटिपस अब ये ऑर्गेनिज्म में दिस ये रेप्टाइल और मैमल्स, यानी देखो दोस्तों ये बताता है हम लोगों को कि मैमल्स आर डेवलप फ्रॉम रेप्टाइल्स, ओके। अब इसमें रेप्टाइल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? इट लेज एग, यानी ये अंडे देने वाला ऑर्गेनिज्म है। अब जो ऑर्गेनिज्म अंडे देता है उसका जो प्रोजेनी का डेवलपमेंट है वो उसी के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होके एक शेल को ब्रेक करके वो बाहर आ जाता है। उसके बाद उसको वो उसके मदर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, राइट? सो डकबिल प्लेटिपस में रेप्टाइल का कौन सा कैरेक्टर है? दैट इट लेज एग्स, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, स्टिल देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? विच प्रोड्यूसेस मिल्क। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? विच प्रोड्यूसेस मिल्क, विच इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल। ये सिर्फ मैमल में होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं क्या मैमरी ग्लैंड? नहीं, उनको जरूरत है क्या? नहीं। स्टिल इन डकबिल प्लेटिपस देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड इट लेज एग, यानी रेप्टाइल का कैरेक्टर भी बता रहा है और मैमल का कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहा है। इसका मतलब डकबिल प्लेटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? यानी इसी से ये डेवलप हुए हैं, राइट? नेक्स्ट फिफ्थ जो है, ओके सॉरी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड एग्जांपल हम लोग यहां पे लिखते हैं लंग फिश। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, थर्ड में यहां पे लिख रहा हूं लंग फिश। क्या है दोस्तों इसके नाम में? ये क्या है? फिश है, और फिश में लंग्स नहीं होते। फिश में लंग्स नहीं होते। लंग्स किसमें? एम्फीबियन और उसके ऊपर, एम्फीबियन और टेरेस्ट्रियल में, बट स्टिल देयर इज प्रेजेंस ऑफ लंग्स। लंग्स, ओके। सो जो एम्फीबियंस है उसमें और एक्वेटिक में ये कनेक्टिंग लिंक है दोस्तों लंग फिश। समझ में आ रहा है आपको? सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिंग लिंक। कौन सा? पेरिपेटस। पेरिपेटस में दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। एनेलिडा के कौन से? सेगमेंटेड बॉडी, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है स्किन पे। ऑर्थोपोडा उसके अंदर का जो इंटरनल बॉडी अगर हम लोग देखेंगे तो वो कैसी है? ऑर्थोपोडा से रिसेंबल करती है, ओके। नेक्स्ट डकबिल प्लेटिपस में कौन कौन है? रेप्टाइल एंड मैमल्स। रेप्टाइल का कौन सा कैरेक्टर है? दैट इट लेज एग। मैमल्स का कौन सा है? इट इज हैविंग मैमरी ग्लैंड्स, ओके। एंड फाइनली लंग फिश, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लंग्स। तो ये चौथा एविडेंस हम लोगों ने देखा कनेक्टिंग लिंक। पहला कौन सा देखा? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट एनाटॉमिकल एविडेंसेस।
थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फोर्थ कनेक्टिंग लिंक्स। अब हम लोग लास्ट जो है दोस्तों, लास्ट नहीं और दो बाकी है, फिफ्थ जो है वो देखेंगे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। Paleontological evidences. अब what is paleontology? It is study of fossils. What is paleontology? It is study of fossils. And what is fossils? It is dead remains or impressions of buried organisms। यानी जो ऑर्गेनिज्म, जैसे नेचुरल डिजास्टर आता है, वोल्केनोज है, अर्थक्वेक है, फ्लड कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हजारों एनिमल्स की डेथ होती है। ओके, और वो जो एनिमल्स है वो बरी हो जाते हैं। बरीड यानी कि मिट्टी के ढेर के नीचे चले जाते हैं। ओके, और फिर हजारों सालों तक क्या होता है, धीरे धीरे उस पर मिट्टी जमा होती रहती है, लेयर्स बनते रहते हैं। ओके, जैसे जैसे लेयर्स बनते रहे तो ये जो बरीड एनिमल्स जो है वो नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद वो डिग्रेड होते हैं। डिग्रेड होने की वजह से या तो उनके डेड रिमेन्स मिलेंगे, उनके फोसिल्स मिलेंगे। ओके, या फिर कुछ एनिमल्स तो इतने सालों पहले बरीड हो गए कि उनके सिर्फ इंप्रेशंस है, उनके ऑर्गन्स वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं किया, नाही सिर्फ इंप्रेशन्स, ठसे म्हणतो आपण त्याला, राइट। तर त्यांचे फक्त ठसे उरलेले आहेत। सो इसको हम लोग बोलते हैं फोसिल्स। फोसिल्स आर डेड रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ बरीड ऑर्गेनिजम्स। ओके, और इनका स्टडी हम लोग करते हैं पैलियोंटोलॉजी में, राइट। तो ये जो फोसिल्स का स्टडी करके हम लोग इवोल्यूशन का एक धागा बना सकते हैं कि यार सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन बना होगा, उसके बाद कौन बना होगा, ऐसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब उसमें हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं दोस्तों, कार्बन डेटिंग। ये मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो, कार्बन डेटिंग मेथड। ओके, सो नॉर्मली हमारे नेचर में जो कार्बन है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली C14। कौन सा है दोस्तों, C14 है। और हमारे बॉडी में जो कार्बन होता है वो होता है C12। सो C14/C12 रेशियो को हम लोग अगर निकालते हैं तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे आज एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जिंदा है इसका मतलब उसने कल या आज कुछ खाना खाया है। खाना खाया है इसका मतलब उसने कुछ प्लांट मटेरियल लिया है। प्लांट मटेरियल लिया है इसका मतलब उसके पास C14 था। ओके, यानी आज जिंदा है इसका मतलब आज उसके पास C14 प्रेजेंट है कुछ ना कुछ अमाउंट में, और उसकी आज डेथ हो गई। ओके, डेथ होने के बाद अब वो C14 लेगा क्या, एटमॉस्फेयर से कुछ लेगा क्या C14 का मटेरियल, नहीं। तो अब आज से आगे उसके बॉडी में C14 नहीं जाने वाला। समझ में आ रहा है आपको, आज तक उसके बॉडी में C14 था, आज उसकी डेथ हो गई, अब C14 उसके बॉडी में नहीं जाने वाला, क्योंकि डेड हो गया तो बाहर से फूड लेगा ही नहीं वो। तो ये C14 रेडियो एक्टिव है। C14 कैसा है दोस्तों, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब ये क्या करता है, धीरे धीरे रेडिएशंस छोड़ता है। जैसे जैसे रेडिएशंस बाहर निकल रहे, एनर्जी बाहर जा रही है। एनर्जी बाहर जा रही है, इसका मतलब इसका मास कम होने वाला है, राइट। तो
इसका एनर्जी बाहर जो जाने का स्पीड है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यानी कितने समय में कितना एनर्जी बाहर जाता है C14 से, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ओके, अब जैसे मुझे 10 साल के बाद एक फॉसिल मिल गया, 10,000 साल के बाद मुझे एक फॉसिल मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, वो फॉसिल को लूंगा, उसमें C14 कितना डिग्रेड हुआ, C14 कितना डिग्रेड हुआ वो अगर चेक किया तो स्पीड तो मुझे मालूम है ना, उतना डिग्रेड होने के लिए कितना टाइम लगता है वो मैंने कैलकुलेट किया है लैब में, तो कितना डिग्रेड हुआ वो पता चल गया, तो मुझे पता चलता है कि ये फॉसिल कितने साल पुराना है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आज एक ऑर्गेनिज्म जिंदा था, उसके पास C14 था, उसकी डेथ हो गई, C14 बाहर से उसके बॉडी में आना बंद हो गया, 10,000 साल बाद उसका फॉसिल मुझे मिलने वाला है। ओके, तो मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा कि इसके बॉडी से C14 कितना डिग्रेड हुआ, राइट? जितना डिग्रेड हुआ उतने साल पुराना, ओके, उतने साल पुराना ये डेड बॉडी है, ये फॉसिल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बन डेटिंग मेथड। और क्या चेक करते हैं इसमें हम लोग, C14C12 रेशियो। किसने दिया था ये टेक्निक? विलियर्ड लिबी नाम के साइंटिस्ट ने। और इस टेक्निक की वजह से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार 50,000 साल पहले ये था, फिर 20,000 साल पहले ये था, 5,000 साल पहले ये था, ये कहां से लाया हम लोगों ने? दैट इज फ्रॉम दिस कार्बन डेटिंग मेथड, एंड दिस मेथड इज यूज्ड इन पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल। व्हाट इज फॉसिल? डेड रिमेन और इंप्रेशंस ऑफ बरीड ऑर्गेनिज्म। ओके, उससे क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग मेथड से वो जो फॉसिल हम लोगों को मिला है वो कितने हजार साल पुराना है ये हम लोगों को पता चलता है। और फिर हम लोग बता सकते हैं कि एक फॉसिल मुझे 10,000 साल पहले मिला, मतलब 10,000 साल पहले का मिला, दूसरा 6,000 साल पहले का मिला, तीसरा 3,000 साल पहले का, एक 1,000 साल पहले का। तो हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं ना कि यार पहले ये ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था। समझ में आ रहा है? ओके, सो जैसे जैसे हम लोग हमारे जमीन को खोदते हैं, ओके, पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी के लिए सबसे नीचे अगर चले जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को इनवर्टिब्रेट्स की इंप्रेशंस मिलते हैं, उनके तो डेड रिमेन्स मिलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा ऊपर आएंगे तो वर्टिब्रेट्स के मिलते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो हम लोगों को एम्फीबियंस मिलते हैं, और थोड़ा ऊपर रेप्टाइल मिलते हैं। इसका मतलब पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, फिर वर्टिब्रेट्स, फिर एक्वाटिक, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, और फिर आज के ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को मिलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो दिस इज अबाउट पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के लेक्चर में कौन से एविडेंसेस देखे? मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक्स एंड पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और आगे।